G7 इजलास के मौके पर अमरीकी सदर ट्रंप की अमीर कतर तमीम बिन हमद तानी से मुलाकात के दौरान गुफ्तगू ने मशरिक़ वस्ता में अमन के मुस्तक़बिल के हवाले से अहम सवालात को जन्म दिया है। ईरान और अमरीका के दरमियान मुआहिदा होने में चंद घंटे ही बाकी रह गए हैं। ऐसे में ट्रंप ने बैक वक्त धमकी, यकीन दहानी, तनकीद और मुसालहत की ऐसी सियासी ज़बान इस्तेमाल की जो वाशिंगटन की नई हिकमत अमली को जाहिर कर रही है। ट्रंप का कहना है कि अगर ईरान ने जौहरी हथियार हासिल करने की कोशिश की तो उस पर जहन्नुम बरस पड़ेगा। क्या ट्रंप ये बावर करवाना चाहते हैं कि वो ईरान के साथ मुआहिदा तो कर रहे हैं, लेकिन ये किसी कमजोरी नहीं बल्कि ताकत के जरिए हासिल की गई सिफारती कामयाबी है। इसी तनाजुर में उन्होंने मुजव्वज़ा मुआहिदे को जौहरी हथियार के रास्ते में दीवार, जबकि ओबामा दौर के जौहरी मुआहिदे को जौहरी हथियार तक पहुंचने की शाहराह कहा। ये तनकीद महज माजी के मुआहिदे पर हमला नहीं बल्कि ट्रंप अमरीकी अवाम को ये बावर करवाना चाहते हैं कि उनका मुआहिदा ओबामा दौर के मुआहिदे से मुख्तलिफ है। इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस का सबसे दिलचस्प पहलू इजराइल के बारे में ट्रंप का गैर मामूली लहजा है। ट्रंप ने कहा कि अमरीका के बगैर इजराइल का वजूद न होता और मेरे बगैर इजराइल न होता। उन्होंने इजराइल की लबनान में कार्रवाइयों पर तनकीद भी की। माजी में अमरीकी सदूर इजराइल की फौजी कार्रवाइयों पर खुली तनकीद से गुरेज करते रहे हैं, लेकिन ट्रंप ने वाज़ेह तौर पर कहा कि किसी एक शख्स की तलाश में पूरी इमारतें गिराना दुरुस्त नहीं। उन्होंने इस बात पर नापसंदीदगी का इजहार किया कि ईरान के साथ मुआहिदे से चंद घंटे पहले बैरूत पर हमला किया गया। ट्रंप ने नेतन्याहू को जिम्मेदारी का मुजाहिरा करने का भी मशवरा दिया और कहा कि हिजबुल्लाह से निमटने का काम शाम को करने दिया जाए। ट्रंप की ये तजवीज़ मशरिक़ वस्ता में फ़िरक़ावारियत का बायस नहीं बनेगी, ये अपनी जगह एक सवाल है। इन बातों से जाहिर हो रहा है कि इस वक्त ट्रंप की अव्वलीन तरजीह ईरान के साथ मुआहिदे को कामयाब बनाना है। वो नहीं चाहते कि लबनान का महाज इस बड़े सिफारती मंसूबे को सबोताश कर दे। उनके नज़दीक लबनान एक छोटी जंग है जबकि असल मसला ईरान है। यही वजह है कि उन्होंने वाज़ेह किया कि अगर इजराइल लबनान में कार्रवाई जारी भी रखता है तो फिर भी ईरान के साथ मुआहिदा बरकरार रह सकता है। क्या ट्रंप मशरिक़ वस्ता में ताकत और सिफारतकारी का एक नया तवाज़ुन कायम करना चाह रहे हैं? एक तरफ ईरान को सख्त धमकियां कि वो जौहरी प्रोग्राम ख़त्म कर दे, दूसरी तरफ इजराइल को भी ये पैगाम कि अमरीकी मफादात के सामने इलाकाई जंगों को महदूद रखना होगा। अगर इन तमाम बयानात को एक साथ जोड़ा जाए तो क्या ट्रंप इस मुआहिदे को अपनी खारजा पॉलिसी की सबसे बड़ी कामयाबी के तौर पर पेश करने की तैयारी कर रहे हैं? क्या उनका मकसद ईरान को जौहरी हथियार से दूर रखना, इजराइल रखना और ख़ुद को मशरिक़ वस्ता के नए मामार के तौर पर मनवाना है? इन्हीं तमाम सवालों के जवाब तलाश करेंगे। पैनल में हमारे साथ हैं शहजाद चौधरी, ज़ैगम खान, आमिर अहमद खान और हसन निसार साहब। प्रोग्राम का सवाल आप सभी के लिए। अमरीका के बगैर इजराइल का वजूद न होता। ईरान मुआहिदे से चंद घंटे पहले ट्रंप इजराइल को लगाम देने की ज़रूरत क्यों महसूस कर रहे हैं? शहजाद चौधरी साहब, जो आज G7 इजलास के उससे पहले उन्होंने गुफ्तगू की है, क्या ट्रंप वाकई नेतन्याहू से नाराज़ हैं या फिर ईरान को एतमाद में लेने का एक सिफारती ड्रामा है जो इस गुफ्तगू में जाहिर होता है? मेरा ख्याल है कि जो अमूमी फहम है उसके मुताबिक तो ये है कि ट्रंप जंग नहीं चाहते और वो नहीं चाहते कि किसी भी तरीके से दोबारा किसी भी सूरत में दोबारा ईरान के साथ जंग में जाया जाए। तो उस जंग से बचने के लिए वो इसराइल को बाज रखने में और कंट्रोल करने के लिए जो भी मुमकिन है वो कर रहा है, क्योंकि वो जंग से, अब इसकी वजह क्या है कि वो जंग में क्यों नहीं जाना चाहते? उसकी जो एक बहुत पॉपुलर रीज़न है वो ये है कि वो जंग से डर गया और वो जंग से भाग गया इसलिए, और ईरान जो है वो फाते बन गया और वो भाग गया मैदान छोड़ के। तो एक तो ये चीज़ है। दूसरी चीज़ है कि जिस किस्म की जंग में ट्रंप गया था उस किस्म की जंग में ऐसे ही नताइज हुआ करते हैं जो उसको मिले। अच्छा, उसके अंदर अगर हमें थोड़ा सा मवाजना करना हो तो तारीख में इनके यहाँ एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हुआ करता था जो चेयरमैन जॉइंट चीफ्स भी था, कॉलिन पावेल। उसकी एक डॉक्ट्रिन थी कॉलिन पावेल की जिसमें उसने कहा था कि अमेरिका अगर कभी भी किसी भी जंग में जाए तो ओवरवेलमिंग फोर्स के साथ जाए, यानी इतना बड़ा मुल्क, इतनी बड़ी ताकत जब किसी जगह जाए तो फिर कोई कसर छोड़े ना पीछे। उसकी मिसालें हमारे सामने हैं, यानी कि हमने देखा कि अगर वो इराक में गया 1991 में तो वो उड़ा के ले गया, इराक में 2003 में गया तो सद्दाम को हटा दिया, लिबिया का हाल क्या किया, जापान 45 में हमारे सामने है। तो ये चीज़ें ओवरवेलमिंग फोर्स की निशानियां हैं। अल्लाह ना करे कि ये ओवरवेलमिंग फोर्स कभी अमेरिका फिर किसी जगह लेके जाए, क्योंकि वो जहाँ जाएगा उसको तो फिर ये बिल्कुल उसी तरीके से ख़त्म कर दे। उससे इससे नहीं होता कि अच्छा बाद में फिर तालिबान आ गए और फिर कौन आ गया। उसको उसने अपना काम करना है, वो करके निकल जाता है, जितना नुकसान दूसरे का होता है। दूसरा ही जो मॉडल है वो पुतिन का मॉडल है, जो उसने
वहां पे लगाया है यूक्रेन के अंदर, उतनी फौज इस्तेमाल करो जितना मेरा काम है, उसके बाद इस हद तक मजबूर करो कि वो मेरी बात मान जाए। यानी वो जो भी पहले 6 माह के अंदर जो जहां लाइन ड्रॉ की थी, वो उसने सारा इलाका अपने कब्जे में कर लिया, और उसके बाद अब यूक्रेन के साथ लगा हुआ मजबूर करना है कि तुम मेरी बात मानो और ये मान लो कि ये इलाका अब मेरा। तो ये इसने कोशिश इसी तरह की ट्रंप ने इसके अंदर, जो कि जाहिर है कि कामयाब नहीं हुई। दूसरा, उसके दिमाग में वेनेजुएला वाला मॉडल भी था। 12 एक बड़ी मजेदार बात है, एंड्रियो कॉर्केबो एक आई थिंक अमेरिकन है मेरा ख्याल है, और मॉस्को बेस्ड पॉलिटिकल एनालिस्ट है। उसका ख्याल ये है, जो आपने सवाल के दूसरे हिस्से में बोला, वो ये कहता है कि ईरान मेन स्ट्रीम होके हो सकता है आगे जाके अमेरिका की मर्जी के मुताबिक अपना कंडक्ट करना शुरू कर दे, एक तरह से उसकी मेन स्ट्रीम में आके अमेरिका के साथ मिल जाए, इत्तेहादी तो ना सही लेकिन एक तरह से उस तरह का दुश्मन भी ना रहे। उससे क्या हासिल होगा कि ईरान न्यूक्लियर से भी बात नहीं करेगा, और उसके बाद इसराइल के लिए जो खतरा है वो भी खत्म हो जाएगा। अगर ये दो चीजें ऐसी होती हैं उसके मुताबिक, जो कि वो ये कह रहा है, और ये भी याद रखें, जेडी वैंस ने रिसेंटली, बल्कि कल ही बोला शायद, $300 अरब का हम ईरान को कोई डेवलपमेंट फंड्स वगैरह एक सेपरेट करेंगे, जिसके बाद अगर ईरान के डिपेंडिंग ऑन के हम कैसे आगे लेके चलते हैं मामले को, और फिर ये जो पैसे अभी आ रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि अगर ये सारी चीजें उसको इस तरीके से हासिल हो जाती हैं, जो कि स्ट्रेटेजिक उसके जो के पर्पसेस थे, तो आप ये कह सकते हैं कि जंग में जाने की जरूरत ही नहीं थी ओबामा की तरह, अगर वो मामलात को इस तरीके से लेके चला होता। जंग में जाने की वजह से शायद ईरान को वो आज इस लेवल पे ले आएगा आगे चल के, कि जहां पर ईरान शायद इस पे एग्री कर ले कि अगर वो मेन स्ट्रीम हो जाता है, ट्रेड कर सकता है, उसको माली फवायद आना शुरू हो जाते हैं, जो कि ऑलरेडी आ रहे हैं कि 3 अरब वहां से आगे, 6 अरब वहां से आगे, ये ऐसा ऐसा बढ़ते ही जाएंगे। तो जब ये चीजें होती हैं तो कहां तक ईरान अपने आप को बदलता है, और अगर ईरान बदलता है तो फिर तो बहुत बड़ी कामयाबी है। लेकिन ये सब चीजें शायद अगले 5, 7, 10 साल के अंदर जाके हमें वाज़ेह होंगी। आज ये कहना कि कौन किस तरीके से क्या करे, इसराइल कैसा रहेगा, इसराइल हमेशा वही रहेगा जो वो है, लेकिन वहां पर ऐसे लोग भी हैं जो समझते हैं कि इसराइल को अपनी बका के लिए बाकियों लोगों के साथ भी बना के रखनी चाहिए। नेतन्याहू उनमें शामिल नहीं है। तो इसलिए हम आज के दौर में, आज के दिन में बैठ के इतनी ही बात कर सकते हैं कि इसराइल का कंडक्ट भी देखना पड़ेगा, ईरान कैसे अपने आप को सेटल करता है ये भी देखना पड़ेगा, और फिर उसके बाद अगर ये सब कुछ ठीक हो जाती हैं तो फिर शायद फिर खत्ते के लिए भी, दुनिया के लिए भी, और शायद अमेरिका के लिए अच्छा खासा उसका फायदा, स्ट्रेटेजिक एडवांटेज हो। दुरुस्त हो गया, स्ट्रेटेजिक फायदा हो सकता है, आने वाला वक्त बताएगा। मगर ज़ैगम साहब, आज G7 पे जब वो गुफ्तगू कर रहे हैं और जब 19 जून को इब्तदाई तौर पर एक मुआहदे की बात हो रही है, ईरान को धमकियां, इसराइल पर तनकीद और उसको अपने कंडक्ट को दुरुस्त करने की बात, और अगर नहीं संभाल सकते हो तो फिर शाम संभाल लेगा, और फिर मुआहदे की तारीफें भी, यानी ओनरशिप उसकी ले रहे हैं। ट्रंप यक वक्त कितने खेल खेल रहे हैं? अमेरिकी सियासत में एक फार्मूला मशहूर है, उसका नाम है एकन फार्मूला। 1966 में 66 में जॉर्ज एकन ने सेनेटर थे, उन्होंने वियतनाम की जंग के बारे में तजवीज़ दी थी कि डिक्लेयर विक्ट्री एंड गेट आउट, फतह का ऐलान करो और भागो। यानी जब आपको फेस सेविंग मिलती है, फेस सेविंग एग्जिट मिलता है तो ले लो। इस वक्त ट्रंप उस फार्मूले पर चल रहे हैं, एक फेस सेविंग एग्जिट उन्होंने ले लिया है, और शैतान याहू ने टांग पकड़ी हुई है अमेरिका की। वो अमेरिका को फॉर एवर वार में उलझाना चाह रहा है। अमेरिका एक आगे कदम लेता है, मामला तय होने लगते हैं, और इसराइल दोबारा से अमेरिका और ईरान को जंग में उलझा देता है। इस वक्त बड़ी वाज़ेह सी बात है कि ट्रंप जंग ख़त्म करवाना चाहते हैं, हुर्मुज़ खुलवाना चाहते हैं, तेल की कीमत को वो नीचे लाना चाहते हैं। वो ये नहीं चाहते कि उनका जो इमेज है वो जंग करने वाले सदर के तौर पर हो, क्योंकि उन्होंने अपना पूरा इमेज जो अपनी बेस में बिल्ड किया है, वो इमेज उन्होंने बिल्ड किया है कि वार ख़त्म करने वाले सदर के तौर पे। ज़ैगम साहब, कत्ता कलामी, मगर आज उन्होंने इसराइल को यहाँ तक कह दिया, नेतन्याहू को, कि अगर हिजबुल्लाह को हैंडल नहीं कर सकते, अलहदा से उसके साथ कंडक्ट नहीं कर सकते, तो पीछे हट जाओ, शाम संभाल लेगा, क्योंकि वो नहीं चाहते कि गैर ज़रूरी तौर पर इंसानी जाने जाएं या इमारतों का नुकसान, यानी कोलैटरल डैमेज मत करो, नहीं संभाल सकते तो पीछे हटो, शाम देखेगा इसको। देखिए, इसराइल का मकसद इस वक्त ये नहीं है कि वो इसको हिजबुल्लाह को कंट्रोल करे। इस वक्त इसराइल का वाहिद मकसद लबनान में बमबारियां करने का ये है कि ये जंग दोबारा शुरू हो। हिजबुल्लाह के साथ डील करने के दूसरे तरीके मौजूद हैं, जैसे सदर ट्रंप ने उनको कहा कि ये मसला इलाकाई तौर पे हल हो सकता है। शाम भी तो एक हमसाया मुल्क है ना, कि शाम और लबनान इलाकाई तौर पर इस मसले को पुरअमन तौर पे हल कर सकते हैं।
क्योंकि इसराइल का वाहिद मकसद इसको कॉम्प्लिकेट करना है, और वो बड़ा वाज़ेह मैसेज दे रहे हैं। एक उसको कह रहे हैं कि तुम्हें इजाज़त नहीं है कि तुम आके यहाँ खिलवाड़ करो, और मैं जो माहिदा करने जा रहा हूँ उस तुम माहिदे को सबूटैज करो। ये बड़ा वाज़ेह पैगाम है। इसके साथ देखिए वो ईरान को भी पैगाम दे रहे हैं। ईरान को वो ये पैगाम दे रहे हैं कि इसराइल को मैं कंट्रोल करता हूँ, इसराइल मुझे कंट्रोल नहीं करता। क्योंकि अगर ईरान यही कहता रहेगा और यही समझता रहेगा कि इसराइल जब चाहेगा दोबारा जंग छेड़ देगा, ईरान जब चाहेगा अमेरिका को वापस घसीट के ले आएगा, तो फिर मुज़ाकरात का क्या मुस्तकबिल होगा? फिर मुज़ाकरात में अमेरिका पर ईरान किस तरीके से ट्रस्ट करेगा? और फिर एक तीसरी बहुत ही अहम चीज़ है, और वो बहुत ही अहम चीज़ है अमेरिका का होम ग्राउंड। अमेरिका में जो तासुर पैदा हो चुका है, देखिए जो बहुत बड़े बड़े साथी थे खुद ट्रंप के, जो अमेरिकी राइट के बड़े बड़े लोग हैं, मिसाल के तौर पर टकर कार्लसन, इतनी बड़ी अमेरिका की वो राइट की प्रो ट्रंप आवाज़ हुआ करती थी। राइट की तो अब भी बहुत बड़ी आवाज़ है। ये लोग क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि अमेरिका को इसराइल चला रहा है, अमेरिका जो कुछ कर रहा है वो इसराइल के मफादात में कर रहा है, और अमेरिका अपने मफादात के खिलाफ कर रहा है। तो अमेरिका का कान इसराइल ने पकड़ा हुआ है, और जिधर चाहता है वो हमें लेके चला जाता है, और हम खराबो ख्वार हो रहे हैं। ठीक हो गया। अब देखिए अमेरिकी सदर के लिए ये कितना बुरा एक इमेज डेवलप हो रहा है। तो वो अपनी बेस को वो कह रहे हैं कि देखो ऐसा नहीं है, इसराइल को मैं कंट्रोल कर सकता हूं, और इसराइल को मैं कंट्रोल करूंगा, करके दिखाऊंगा। क्योंकि सबसे ज़्यादा अहम बात तो उनके लिए बेस है ना। लेकिन अब आखिरी बात यह है कि इसराइल को यह समझने की ज़रूरत है कि अगर वो जंग में दोबारा लेकर आता है तो ट्रंप ने वो माहौल बना दिया कि सारा इल्ज़ाम भी इसराइल को जाएगा, और इसराइल को ये समझने की ज़रूरत है। अभी प्यू का सर्वे बता रहा है कि 60% अमेरिकन इसराइल के खिलाफ हो चुके हैं, और 18 से 29 साल के 75% अमेरिकन दुरुस्त हो गया, दुरुस्त हो गया। मगर यहाँ से आगे नेतन्याहू को भी तो फिर अमेरिका के खिलाफ इसराइल लॉबी का क्या बनेगा? दुरुस्त हो गया। वैलिड पॉइंट।